सबसे पहले रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का मीनिंग देख लेते हैं क्या है ये। भारत की आज़ादी के आंदोलन का एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है ना, रेडिकल भी लिख सकते हैं इसमें, एक्सट्रीम के साथ साथ रेडिकल आइडियोलॉजी है, जिसमें जाहिर सी बात है सोसाइटी का जो यूथ क्लास है वो पार्टिसिपेट करता है। रेडिकल सेंस में कि उन्होंने इसके लिए वायलेंस का भी प्रयोग करना जायज माना, और ये वायलेंस सेल्फ सेक्रीफाइस से स्टार्ट होता है और किसी भी पॉलिटिकल मर्डर तक जाता है। ठीक है। और उसका एक ही पर्पस है कि ब्रिटिशर्स को डराकर भारत से बाहर कर देना। तो ऑब्जेक्टिव अल्टीमेट आजादी है। स्टार्टिंग 19वीं सेंचुरी यानी 1880 के बाद से देखने को मिलता है, जैसे जैसे अंग्रेजों के एक्सप्लॉटेटिव नेचर बढ़ेगी, उसका बदला लेने के लिए ये लोग तैयारी करेंगे। और अंतिम 2 दशक आज़ादी से स्टार्ट करके आज़ादी तक यानी सुभाष चंद्र बोस तक हम इसे लेके जा सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस को क्रांतिकारी इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि उनके पास सिस्टम पूरा डेवलप है, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि उनकी विचारधारा अतिवादी है। तो उनको हम भले रिवॉल्यूशनरी नहीं बोलेंगे, लेकिन वो अपनी आइडियोलॉजी में एक्सट्रीमिस्ट जरूर, रेडिकल। खैर, तो ये तो उनका समय हुआ। इस समय को 2 चरणों में बांट लेंगे, आगे हम देखेंगे 2 स्टेप्स होंगे इसके, प्रथम विश्व युद्ध से पहले और प्रथम विश्व युद्ध के बाद। जो आपकी स्लाइड में नहीं दिख रहा होगा वो आप उसे नोट कर लें। अब हमने शायद कल भी डिफरेंस किया था क्रांतिकारियों में और उग्रवादियों में, है ना, उग्रपंथ चरमपंथियों में। तो पहला डिफरेंस यही है कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, लाला जी जैसे लोग हैं, वो वायलेंस का यूज नहीं करेंगे, ये क्रांतिकारी वायलेंस का यूज करेंगे। नंबर 2, उग्रपंथी देश की आजादी तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई इमीडिएट प्रयास, एफर्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी अंग्रेजों से जीतना आसान नहीं है। लेकिन जो रिवॉल्यूशनरिस्ट हैं वो जरूर चाहेंगे कि भारत के पास तुरंत आजादी हो। ठीक है, ये तो डिफरेंस रिवॉल्यूशनरी और एक्सट्रीमिस्ट के बीच का देखा जा सकता है। ठीक है, फिर पहले फेज में जो रिवॉल्यूशनरिस्ट हैं इसमें भी डिफरेंस रहेगा। उनके पास केवल एक ही चीज है कि अंग्रेजों को डराओ और भगाओ, जो कि संभव नहीं। तो आधा अधूरा प्लान है, केवल इमोशन से चलना चाहते हैं। लेकिन जब सेकंड फेज आएगा भगत सिंह वाला, उस फेज में उनके पास एक आइडियोलॉजी भी है, एक पॉलिटिकल थॉट भी है, और अल्टरनेट भी है। यानी दूसरे फेज का जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो पहले से ज्यादा सुगठित है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। इसलिए आप देखेंगे उनके सपोर्टर भी ज्यादा होंगे। ये कुछ डिफरेंसेस हैं, इनको ध्यान में रखना है ना। अब इनके साधनों की, मीन्स की बात करते हैं। तो अगर मीन्स की बात करेंगे तो क्रांतिकारी क्या क्या प्रयोग कर सकता है? लोगों को गुलामी के प्रति जागरूक करेगा, है ना, मदरलैंड से लव, प्यार करने की बात करेगा, लोगों के अंदर से डर निकालेंगे, क्योंकि निडर आदमी ही क्या कर सकता है, हिंसा कर सकता है, क्रांति कर सकता है, हथियार उठा सकता है। हथियार बनाना चाहते हैं और उन हथियारों को बनाने के लिए उन्हें डकैती भी करनी पड़े तो डकैती भी कर दे। ठीक है, तो ना केवल हथियार बनाए बल्कि हथियारों का प्रयोग भी किया।
अपने आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस और फैलाने के लिए उन्होंने रिवॉल्यूशनरी लिटरेचर का भी यूज किया। अब जाहिर सी बात है, ऐसा लिटरेचर पब्लिकली तो नहीं आएगा, गुपचुप तरीके से आएगा, है ना? तो एक तरीके से अंडरग्राउंड तरीके से इस चीज को वो चलाते रहे हैं। ये उनकी मोडस ऑपरेंडी है, काम करने का तरीका। अब बात करते हैं कारणों की। तो कारण वही रहेंगे जो उग्रपंथियों के राइज या उदय के लिए जिम्मेदार थे, जैसे भारत का आर्थिक शोषण, भारतीयों की बेइज्जती करना समय समय पर, है ना, अकाल में या प्लेग में भारतीयों को ध्यान न देना, उल्टा प्लेग के दौरान भारतीयों के साथ बदतमीजी करना, है ना, सेल्फ रेस्पेक्ट, तिलक की लोगों से अपील करना, विवेकानंद का इम्पैक्ट होना, कांग्रेस की जो अचीवमेंट्स हैं उनसे अनरेस्ट होना, कुल मिलाकर जो हमने कल पढ़े थे कारण, वही कारण यहाँ भी आप कॉमन कॉपी पेस्ट करके रखिए। ठीक, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब आप जो मोडस ऑपरेंडी है उसमें चाहे तो एक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो। वो ये है कि ब्रिटिश रूल कैसा है, पाशविक है, यानी जानवरों की तरह वो हमें ट्रीट करते हैं, तो बदले में हम भी अपने को आज अगर आजाद कराने के लिए वैसा ही फोर्स यूज करें तो यह उचित है। यानी अगर हम, वो अगर हमारी हत्या करते हैं, हमें गोली मारते हैं, तो हम भी उन्हें गोली मार सकते हैं। ठीक है, और उनका स्लोगन क्या है, तलवार हाथ में ले लो और सरकार को मिटा दो, क्योंकि सरकार भी यही काम कर रही है। तो सरकार को सरकार के तरीके से जवाब देने का उनका काम करने का तरीका है। ठीक है, चलिए। अब क्या किया उन्होंने, इसके लिए हमें क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार करना पड़ेगा। विस्तार को हम दो भागों में बांट लेंगे, मतलब वो अब कार्य करने वाले हैं जो आपने प्री में अच्छे से पढ़े भी हैं, भारत और भारत से बाहर। और जब भारत में पढ़ेंगे तो भारत के चारों दिशाओं में ये क्रांतिकारी आंदोलन पैदा हुए थे, तो भारत में भी इनको हम तीन चार भागों में बांट सकते हैं। शायद वॉइस प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को, तो मैं थोड़ी लोकेशन चेंज करता हूँ अपनी, एक साथ। तो शुरुआत हम महाराष्ट्र से करेंगे, और इसलिए करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बनेगा और आपको जवाब देना है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो आपका जवाब होगा महाराष्ट्र से। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास जो रिपोर्ट्स थी जो 1918 में आई थी, उस रिपोर्ट में भी मान लिया गया था कि भारत में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट शुरू कहाँ से हुए, पूना से। और पूना कहाँ पड़ता है आप जानते हैं, महाराष्ट्र। पूना में किसका प्रभाव है, आज भी है, चित्पावन ब्राह्मण्स जो अग्रेसिव होते हैं। ये चित्पावन ब्राह्मण माना जाता है कि पेशवाओं के वंशज हैं। ठीक है, तो यही कारण था कि तिलक ने शिवाजी को अपना हीरो चुना, क्योंकि उन्होंने शिवाजी की स्टोरी सुनी है, क्योंकि वो चित्पावन ब्राह्मण हैं, मराठा साम्राज्य में पेशवाओं से जुड़े हुए रहे हैं। तो तिलक हों या चापलूकर ब्रदर्स हों, ये सब क्या हैं, चित्पावन ब्राह्मण हैं। हाँ, अगर हम पट्टू तिलक की बात करेंगे तो तिलक पर किसका प्रभाव दिखाई देता है, वासुदेव बलवंत फड़के। ये नाम आप चाहें तो लिख सकते हैं, वासुदेव बलवंत फड़के का।
इसके बावजूद भी क्रांतिकारी आंदोलनों का जो सेंटर है, जो एपी सेंटर है, वो कौन है? बंगाल है। तो ये याद रखना प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप मेंस में लिखेंगे तो सिंपल लिखेंगे, शुरुआत महाराष्ट्र से हुई लेकिन बाद में ये केंद्र बंगाल बना, और महाराष्ट्र में चित्पान ब्राह्मणों की बड़ी भूमिका रही। ठीक है, प्री के हिसाब से रिपोर्ट और पूना जिले को याद रखेंगे आप। तो प्रथम चरण की शुरुआत हम कर रहे हैं, महाराष्ट्र से ही करनी पड़ेगी। अच्छा, तो सबसे पहले है व्यायाम मंडल, जिसके लीडर कौन है? चापेकर ब्रदर्स हैं। तो 3 भाई हैं, दामोदर चापेकर, दामोदर हरि चापेकर और बाल कृष्ण चापेकर। 2 भाई हैं, 3 की जगह 2 लिखिएगा। ठीक है, इन्होंने भारत में पहला पॉलिटिकल मर्डर किया यूरोपियंस का। और किसको मारा? रैंड को। और उसके साथ ये एम की जगह आप या लिखेंगे, ईयरस्ट है ये। एम हस तो वो था ना, गवर्नर जनरल था, ये ईयरस्ट है। क्यों मारा वो कहानी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मिस्टर रैंड हैं वो पूना में प्लेग कमिश्नर था, और आप जानते हैं कि प्लेग चूहों से फैलता है। तो प्लेग के कारणों को खोजने के बहाने ये लोग घर में घुस जाते थे बिना किसी परमिशन के, और बदतमीजियां करते थे। इनको सबक सिखाने के लिए चापेकर ब्रदर्स ने रैंड और एयरस्ट की हत्या कर दी। मारना चाह रहे थे वो एयरस्ट को, रैंड को, लेकिन साथ में एयरस्ट भी मारा गया। ठीक है, 1898 में ये हत्या हुई थी। तो आप चाहे तो समय लिख सकते हैं 1898। इसके बावजूद दोनों भाई पकड़े नहीं गए, लेकिन द्रविड़ ब्रदर्स ने बिट्रेयर की भूमिका निभाई, धोखेबाज की, और उनको 20,000 रुपए के लालच में पकड़वा दिया। तो बाद में इन द्रविड़ ब्रदर्स की भी हत्या कर दी गई। आपकी स्लाइड में नहीं है इसलिए इसको आप लिख लेंगे। द्रविड़ ब्रदर्स ने बिट्रेयर की भूमिका निभाई। बाद में चापेकर ब्रदर्स को और विनायक रानाडे, तीसरा नाम स्लाइड में नहीं है, विनायक रानाडे को फांसी दे दी गई। ठीक है, इस हत्या को तिलक ने जस्टिफाई कर दिया अपने पेपर केसरी से, और जाहिर सी बात है सरकार के लिए बड़ा मुश्किल था ये डाइजेस्ट करना। तो 18 माह की जेल भी जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका व्यायाम मंडल। यह एक क्वेश्चन है कि तिलक ने जस्टिफाई कैसे किया इसे। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, क्या? जिस तरह से शिवाजी ने अफजल खां को मारा था, उसी तरीके से चापेकर ब्रदर्स शिवाजी हैं और अफजल खां कौन है? एयरस्ट। तो हम जानते हैं कि हम इस कहानी को बड़ा ही ग्लोरीफाई करते हैं, कि जस्टिफाई भी करते हैं कि शिवाजी ने अफजल खां को मारा। तो सरकार ने माना कि सर ये तिलक इस हत्या को सपोर्ट कर रहे हैं। तिलक पर यहाँ सिडिशन का केस चला है, राजद्रोह का केस चला था। तो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगली संस्था
आप लिखेंगे अभिनव भारत, अभिनव भारत, जिसका पुराना नाम था मित्र मेला, मित्र मेला। मित्र मेला की स्थापना गणपति उत्सव मनाने के लिए हुई थी, यानी जो नासिक के यूथ थे उनको गणपति उत्सव में जोड़ना था, तो नाम रख दिया गया मित्र मेला। ये नासिक में है, पहला पुणे में था और ये नासिक सेंटर है। तो आप कह सकते हो महाराष्ट्र के दो सेंटर थे, पुणे और नासिक। इनकी स्थापना सावरकर ब्रदर्स ने की थी, और सावरकर ने भी बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। यहां नोट करना है अच्छे से कि अभिनव भारत की ब्रांचेस कहाँ कहाँ थी। स्लाइड में नहीं है ये चीज, तो आप लिखेंगे इसकी ब्रांचेस कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी थी। ये क्वेश्चन अच्छा है। ऐसा ही क्वेश्चन पीछे वाले टॉपिक में था, होम रूल में। तिलक ने होम रूल की कुल कितनी ब्रांचेस बनाई थी? उनके पास 3 एरिया थे ना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत और कर्नाटक। इन स्टेट में कुल कितने ब्रांचेस थी उनके पास? प्री का क्वेश्चन है। तो उनके पास 6 ब्रांचेस थी, ठीक है। जबकि यहाँ मित्र मेला की ब्रांचेस भी आपने देख ली, ठीक है। स्लोगन बहुत जरूरी है। आपने ऊपर स्लोगन भी लिखा है, तलवार के बदले जान, और यहाँ प्राण देने से पहले प्राण ले लो का स्लोगन चल रहा है। यानी अगर मरना ही है तो मार के मरो, जो हमारी देसी भाषा में कहते हैं कि मार के मरना चाहिए, ये उनका स्लोगन है। इसमें क्वेश्चन बनता है, इनमें से कौन सा भाई लंदन चला गया था? तो क्या जवाब देंगे आप? बीडी सावरकर लंदन चले जाएंगे इसमें से बाद में, 1906 में। दूसरा क्वेश्चन, इस संस्था के किस आदमी को रूसी क्रांतिकारियों से बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा गया? तो उस आदमी का नाम लिखें, पांडुरंग बापट। इसी संस्था से थे और उनको बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग के लिए पेरिस भेजा गया था। पेरिस ट्रेनिंग किससे लेनी थी? रशियन लोगों से। ठीक है, चलिए अगला केस है। अब स्लाइड में नहीं होना चाहिए उसे। स्लाइड में नहीं है, मैं आपको दूसरी स्लाइड देता हूँ उसके लिए, ठीक है। तब तक आगे लिखते रहिए आपको। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, नासिक षड्यंत्र केस। 1909 महाराष्ट्र में था ये। इसमें अनंत अनंत लक्ष्मण कनहरे, अनंत लक्ष्मण कनहरे ने नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हत्या की थी। नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी। ठीक है, इसी केस में नोट करके लिखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है प्री के लिए। इसी केस में सावरकर को, बीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके भारत लाया गया और उन पर नासिक कॉन्स्पिरेसी केस चलाया गया विथ 37 पीपुल्स,
जिसमें 37 लोग थे कुल। और उन्हें लाइफ टाइम प्रिजन मिला था इसमें, आजीवन कारावास। अब आपको स्लाइड देखने लगी होगी। और यहाँ एक क्वेश्चन नोट करेंगे यस आप सर। कि किस केस के बाद महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गया। तो नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के बाद महाराष्ट्र में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट समाप्त हो गया। ठीक है। अच्छा, जो स्लाइड आपको दिख रही है, ये स्लाइड अंतर दिखाएगी पहले और दूसरे चरण में, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हमने इनको पहला और दूसरा फेज क्यों कहा है, वो जरूरी है समझना आपके लिए। वही क्वेश्चन अच्छा बनेगा। बाकी तो आप लोग प्री में पढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आशीष, पूनम और प्रिया ही रह गए हैं इस समय, बाकी सब लोग चले गए शायद। तो तुम लोग तो ये सब पढ़ चुके हो ना पहले भी, है ना? तो यस सर। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो रिवीजन हो जाएगा और कुछ नहीं माना। यस सर। तो एक काम करते हैं, बाकी तो सर आप। एक चीज पूछनी थी सर। हाँ हाँ। सर ये जैसे अभी आपने बताया ना वीडी सावरकर, तो अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने काफी। ठीक है। तो सेकंड फेज, फर्स्ट फेज में ही सेकंड स्टेज हम बंगाल में ले चलते हैं। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन आपका हेडिंग होना चाहिए। और यहाँ शुरुआत की थी, पहली संस्था थी भद्र लोक समाज, BHADRA, भद्र लोक समाज, इसने शुरुआत की। लेकिन आंदोलन को फैलाने का जो श्रेय है दो लोगों को है। लिखिए, बारिंद्र घोष, जो अरविंदो घोष के भाई हैं, और भूपेंद्र नाथ दत्त, जो कि विवेकानंद के छोटे भाई हैं। इन दोनों ने एक संस्था बनाई थी, युगांतर, 1906 में। युगांतर 1906। ठीक है। एक्चुअली युगांतर संस्था नहीं थी, युगांतर पत्र था। तो इसलिए कई बार दोनों को सिमिलर मान लिया जाता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इन्होंने क्या बनाया था, अनुशीलन समिति बनाई थी, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि इससे पहले अनुशीलन समिति पुलिन बिहारी दास ने भी बनाई है। ये पुलिस नहीं है, पुलिन होना चाहिए यहाँ पर। जो पुलिस दिख रहा है ना, ये एक्चुअली पुलिन नाम है, पुलिन। ठीक है। तो ये संस्थाएं उनकी बनाई गई हैं। इनके जो पेपर हैं या किताबें हैं, युगांतर हैं और भवानी मंदिर है। भवानी मंदिर में ही क्रांति की अपील की गई, ये लिखना है आपको। क्रांतिकारियों को हथियार देने की अपील की गई। वरुण कुमार घोष, ठीक है। इस बुक में अरविंदो घोष का भी योगदान है। ठीक है। भूपेंद्र नाथ दत्त ने एक किताब लिखी थी, संध्या। ये भी क्रांतिकारियों की किताब मानी गई। ठीक है। अनुशीलन समिति का स्लोगन क्या था? हर संस्था का स्लोगन है ना। एक कह रहा है मारने से पहले, मरने से पहले मार दो। तो ये कह रहे हैं खून के बदले खून। इनका स्लोगन क्या है? ब्लड फॉर ब्लड। ठीक है। क्वेश्चन बनता है, अनुशीलन समिति नाम किसने सुझाया, एडवाइस की? तो आप लिखेंगे ये एडवाइस
नरेंद्र भट्टाचार्य या नरेन भट्टाचार्य, जिनको पॉपुलर नाम से हम M.N. रॉय के नाम से जानते हैं। M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, जिनका वास्तविक नाम था नरेन भट्टाचार्य, उन्होंने इसको एडवाइस किया था। इट वाज बेसिकली जिम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इस संस्था में एकमात्र लेडी कौन है मेंबर? और आप सरप्राइज हो जाएंगे, सिस्टर निवेदिता, जॉइंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो अनुशीलन समिति का हेडक्वार्टर कहाँ था? कलकत्ता में था, वो भी लिखेंगे। और एक और अनुशीलन समिति बनी थी ढाका वाली, तो उसका हेडक्वार्टर ढाका में होगा। तो दो अनुशीलन समितियां काम कर रही हैं। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा कि बंगाल और बॉम्बे के जो महाराष्ट्र के क्रांतिकारी थे, क्या वो अलग अलग काम करते थे या उनमें कोई कम्युनिकेशन भी था? तो आप जवाब देंगे हाँ, उनके अंदर एक कम्युनिकेशन भी था। कौन है वो आदमी जो दोनों के बीच में एक कंजक्शन का काम कर रहा है? तो जवाब लिख लें आप, सखाराम गणेश देउस्कर। सखाराम गणेश देउस्कर कलकत्ता और महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों के बीच कड़ी का काम, लिंक का काम करते थे, क्योंकि वो बंगाली और मराठी दोनों अच्छे से बोल सकते थे। ठीक है, चलिए एक संस्था का नाम, एक किताब का नाम और लिखेंगे, मुक्ति कौन पाए। मुक्ति कौन पाए बंगला में थी, इसका मतलब होता है मुक्ति किस मार्ग से। इस किताब में भी भारतीय सैनिकों से कहा गया कि वे अपने हथियार इन क्रांतिकारियों को दे दें। दूसरा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपने जो भवानी मंदिर किताब लिखी है ना, ये पूछा गया कि भवानी मंदिर किताब पर किसका प्रभाव है? तो भवानी मंदिर किताब पर आनंद मठ का इम्पैक्ट दिखाई देता है। आनंद मठ का इम्पैक्ट है। ठीक है, सर ये वाली बुक किसने लिखी, मुक्ति कौन पाए? मुक्ति कौन पाए का राइटर मेरे पास नहीं है। अगर तुक्का लगाना हो तो भूपेंद्र नाथ दत्त को लगाना है मुझे, भूपेंद्र नाथ दत्त, जी सर। बट आई एम नॉट कंफर्म। चेक कर। हाँ, चेक करना पड़ेगा इसे। ठीक है सर। ठीक है, चलो अरविंदो घोष का पेपर का नाम लिखें, एक और नाम आ गया अरविंदो घोष, वंदे मातरम। चलिए, इनके अलावा बारेंद्र घोष की एक पार्टी और थी, वो से लिखें, बारेंद्र घोष की एक पार्टी मणिक तुल्ला, मणिक TULLA तुल्ला पार्टी। ठीक है, इन लोगों ने बंगाल के गवर्नर को मारने का प्रयास किया, जिसका नाम था फुलर, लेकिन वो मार नहीं पाए, तो इसलिए वो क्वेश्चन ज़्यादा बनता नहीं है। फुलर को मारने का प्रयास किया। खैर, बंगाल में जो सबसे बड़ा काम हुआ वो अब आपके सामने है। मुजफ्फरपुर, जो उसमें बंगाल में था वर्तमान बिहार में है, ये मुजफ्फरपुर लिखना, ठीक है इसे। यहाँ के मजिस्ट्रेट को मारने का प्रयास किया, किंग्सफोर्ड। ठीक है, किसने? चाकी और खुदीराम बोस ने, लेकिन संयोग से वो बच जाता है। 1908 की घटना है। तो जो महिलाएं मारी गई वो मिस्टर कैनेडी के परिवार की थी। ठीक है,
यहाँ चाकी ने तो आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई, और माना जाता है कि सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला ये क्रांतिकारी था। तो कहीं 14 वर्ष है, कहीं 15 वर्ष है, लेकिन ये तय है कि सबसे कम उम्र के हैं वो। ठीक है, इसके बाद अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस लिखेंगे आप। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस कलकत्ता में अलीपुर पड़ता है। याद होगा आपको, अलीपुर संधि भी हुई थी क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, वही अलीपुर है। कलकत्ता को अलीपुर नाम किसने दिया था? सिराजुद्दौला ने नाम दिया था। तो वहां पर 34 लोगों को इलीगल आर्म्स रखने के चक्कर में गिरफ्तार किया गया था। जो लोग जेल हुई थी, उनको जेल हुई थी नरेंद्र गोसाई नामक एक धोखेबाज के चलते। और नरेंद्र गोसाई का नाम इसमें आता है, जिसकी बाद में हत्या कर दी गई थी। ये आपके सामने है। इसमें दो बड़े आरोपी थे, बारेंद्र और अरविंद घोष, दोनों भाई हैं। नरेंद्र गोसाई यहाँ धोखेबाजी की काम करेगा, बाद में मारा भी जाएगा। अरविंदो घोष कहा जाता है कि सरकारी गवाह बन गए थे या उन पर आरोप साबित नहीं हुई, और यहीं से उन्होंने पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स को बाय बाय कह दिया। ये लास्ट इंसिडेंट था जो अरविंदो घोष क्रांतिकारी या पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि जेल में जब रहे तो कहा जाता है कि उन्हें कृष्ण के दर्शन हुए थे, और यहीं से कृष्ण के दर्शन होने के बाद कर्म योगिन, ये किताब लिखी उन्होंने, कर्म योगिन, और अरविंदो आश्रम की स्थापना वो पौंडीचेरी के ऑरोविले में कर देते हैं। उसके बाद वो सन्यासी जीवन जीते। अरविंदो आश्रम 1916 में बना था। ठीक है, अगला केस है हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस 1910 में। ठीक है, तो कल पंजाब और मद्रास की बात करते हैं। आज बंगाल और महाराष्ट्र हो गए हैं, और कल सेकंड फेज भी तैयार कर लेंगे।